नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है और जिस तरीके से बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक वक्त बुश के साथ ही पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। लेकिन दस्तक में नजर तो इस पर जरूर होगी, लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मोदी के कदम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ घर, परिवार, पड़ोसी उलझन में भी डाल रहा है। दिल्ली लौटेंगे तो सबका सामना करना पड़ेगा। कैसे, क्यों, किस तरह, आइए जरा इसे टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात है कि अब की बार पीएम दमदार है और दुनिया के मानचित्र पर अपने तरीके से अपनी पहल करते हुए एक अपनी दस्तक दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी वर्ल्ड मिशन पर हैं और पीएम बनने के पहले दिन से ही दुनिया फतह करने की दिशा में भी सोच रहे हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण में ही सार्क देश यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के साथ साथ मलेशिया के राष्ट्रपति भी पहुंचे और अब ब्रिक्स यानी चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे। और आज लैटिन अमेरिकी देश यानी ब्राजील के साथ साथ अर्जेंटीना, बोलाविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरुग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। और इसके बाद समूची दुनिया की नजर 30 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर होगी। तो दुनिया के नक्शे पर जिस तरह मोदी जितने कम वक्त में भारत की ताकत का एहसास करा रहे हैं, उसने वाकई पहली बार समूची दुनिया के सामने भारत की विदेश नीति को लेकर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या मोदी एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा के केंद्र में खुद को रख रहे हैं, क्योंकि पहली बार विकसित देशों की पारंपरिक ताकत को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स में सहमति बन रही है। ब्रिक्स के विकास बैंक को जिस तरह खड़ा किया जा रहा है, उस पर नजरिया साफ है कि आने वाले दिनों में विकासशील देश अपनी जरूरतों के लिए विश्व बैंक और IMF की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि विकास बैंक बिना बोझ डाले हर मुसीबतों का निदान कर देगा। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दुनिया के लिए निवेश का रास्ता भारत में खोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लैटिन अमेरिकी देशों से लेकर विकासशील देशों के संसाधनों के मद्देनजर समझौते भी कर रहे हैं। आज लैटिन अमेरिकी देशों के साथ होने वाली बैठक में हाइड्रोकार्बन के आयात पर समझौता किए जाने के संकेत हैं। अभी तक लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत का व्यापार $42 बिलियन का है, जिसे मोदी अगले बरस तक $100 बिलियन के पार ले जाना चाहते हैं। रूस के साथ $40 बिलियन के गैस पाइपलाइन को इसी बरस अंजाम देना चाहते हैं। इसी तर्ज पर चीन के साथ औद्योगिक पार्क और व्यापार के इतने चौड़े रास्ते बनाना चाहते हैं, जिससे अरुणाचल और उत्तराखंड में सीमा पार से कोई सेंध लगाने में चीन की विस्तारवादी नीति कमजोर हो जाए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तेजी से प्रधानमंत्री मोदी विश्व व्यवस्था के केंद्र में भारत को खड़ा कर पारंपरिक परिस्थितियों को बदलना चाह रहे हैं, उसमें भारत अपने हालात में कहां टिकेगा, क्योंकि मोदी की नीतियों के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दस्तक देंगी तो भारत में चमक दमक तो बढ़ेगी। लेकिन सवाल है सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े भारत को लेकर कौन सा विजन इस दौर में सामने आएगा, क्योंकि अभी तक कोई नजरिया सरकार का इस तरीके से सामने आया नहीं है जिससे लगे कि भारत में असमानता की खाई जो इतनी चौड़ी है उसे पाटा जा सके। और शायद यह सब कुछ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनादेश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मोदी को इसीलिए मिला क्योंकि हाशिए पर पड़े तबका यह मानकर चल रहा था कि समस्याओं से निपटारा उसका सबसे पहले होगा। दुनिया के नक्शे पर जिस तरीके से मोदी चल पड़े हैं, उसमें यह तो कहना पड़ेगा कि 10 बरस मनमोहन सरकार और अब 1 महीने के भीतर मोदी सरकार। लिखना पड़ा अब की बार पीएम दमदार, लेकिन सवाल है ये दमदारी नक्शे पर दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन पर क्या है, जरा रिपोर्ट देखिए। कोई 7 बंदे हैं। बीएसएफ के कितने हैं? बीएसएफ के 4 बंदे हैं। सिविल सिविल के 3 बंदे हैं। ये पाकिस्तान की ओर से फायरिंग था, कहां से? पाकिस्तान की ओर। अब इसे रोकेगा कौन? जम्मू के करीब आरएसपुरा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा। 4 जवान घायल हुए, 3 नागरिकों को भी गोली लगी, 1 जवान की मौत हो गई।
आप देख रहे हैं कि ये बीएसएफ के जवान हैं, जो कि उनके जो साथी हैं, जो कि उस पोस्ट पर वहाँ पर थे जबकि पाकिस्तान ने फायरिंग की है। और ये बीएसएफ के जवान काफ़ी परेशान हैं और पूरे एक्शन में थे कि पाकिस्तान की जवाब दिया जाए। मगर पाकिस्तान ने जब रेस्क्यू पार्टी जब बीएसएफ की रेस्क्यू पार्टी वहाँ पहुँची तो पाकिस्तान ने फिर दोबारा उनके ऊपर फायरिंग की, जिससे 3 जवान जो है बीएसएफ के और जवान जख्मी हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल यही है कि पाकिस्तान में कोई एक सत्ता है नहीं जिसके आश्रय समझौता किया जाए या फिर ये मान लिया जाए कि इस्लामाबाद जो कह रहा है वही होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चुनौती एक साथ 3 फ्रंट पर लड़ना है। पहला, इस्लामाबाद को साधना, यानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करना, जो उन्होंने की भी। उसके बाद रावलपिंडी को शांत करना, यानी सेना को भी सीमा पर हमले से रोकना, जो उनके बस में नहीं है। और तीसरा, कराची को समझना, यानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हरकतों को पहले से ही तोड़ देना या कहें पहले से ताड़ लेना। दरअसल पाकिस्तान को लेकर यह संकट भारत की हर सरकार के सामने रहा है, लेकिन मोदी सरकार का दौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर बीजेपी की नीति आजादी के बाद से बहुत ज्यादा बदली नहीं है। खासकर कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान को लेकर जो नजरिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, कमोवेश वही लाइन आज भी बीजेपी के नेता खींचने से कतराते नहीं है। इस लकीर में कहीं ज्यादा तीखापन कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का खुले तौर पर बीजेपी के विरोध से भी उभरा और बीते 1.5 दशक के दौरान लगातार आतंकवादी हमलों ने भी देश के भीतर पाकिस्तान को खलनायक करार दिया। वजह भी यही है कि पाकिस्तान को साधना तो दूर, पाकिस्तान को लेकर बीजेपी की विचारधारा के करीबी वेद प्रताप वैदिक तक को साधना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जिन लकीरों को विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने खींचा है, उन लकीरों को सत्ता में आने के बाद वो मिटा नहीं सकती। और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में तब्दीली तब तक आएगी नहीं, या कहें मोदी सरकार की झोली में सफलता तब तक नहीं आएगी जब तक वह पाकिस्तान को लेकर कोई नया नजरिया सामने न रखे। वेद प्रताप वैदिक इसी का शिकार हुए हैं। इसीलिए धीरे धीरे संघ और बीजेपी के बीच से भी अब वैदिक प्रेम उभरने लगा है। लेकिन सवाल यही है, दुनिया को मोदी साध सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कैसे साधेंगे? यानी दुनिया में जिस तरीके से डंका बजाएं, लेकिन सवाल पड़ोसी का होगा, और पड़ोसी के बाद कहीं ना कहीं सवाल परिवार और घर का भी होगा। परिवार के भीतर से आज आवाज आई, पार्टी के भीतर से भी आवाज आई। जो दिशा सरकार की रही, क्या वो सही थी? एक संकेत की बात थी, लेकिन जरा सुन लीजिए। वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के बाद पहली बार राग बदला है सरकार के भीतर से, या कहें पार्टी के भीतर से, या कहें परिवार के भीतर से। दरअसल मुश्किल ये नहीं है कि सुर बदल रहे हैं, मुश्किल ये है कि परिवार को भी साधना। एक परिवार संघ परिवार है और दूसरी तरफ कुनबा एनडीए का है, जिसमें बीजेपी के साथ तमाम दल खड़े हैं। उसमें एक शिवसेना आज से यारी नहीं है, 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया। यहां सुधीन कुलकर्णी या इंद्रेश कुमार कुछ भी कहें, लेकिन शिवसेना का नजरिया आज खुले तौर पर उनके अपने अखबार में नजर आया। उसमें कहा गया बहुत साफ तौर पे, हाफिज सईद से मुलाकात की और लोगों को फोटो ऐसे दिखाई जैसे उन्होंने कोई महान समाज सेवा का काम कर दिया। ये सस्ती लोकप्रियता पाने का खतरनाक अंदाज है। सस्ती लोकप्रियता के लिए पूनम पांडे जो हथकंडा अपनाती है, उसके लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन वैदिक का काम माफी के लायक नहीं है। उन्हें तो वापस इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। और लकीर आगे भी कही गई कि भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचने वाले से मिलना देशद्रोह की तरह है और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। सवाल है, जो कहा जा रहा है उस पर सरकार पल्ला क्यों झाड़ रही है? जो कहा जा रहा है शिवसेना गुस्से में है, और वेद प्रताप वैदिक लगातार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? और इंद्रेश कुमार और सुधीन कुलकर्णी ने बात की थी। ये दरअसल दिखाता है एक उलझन है पार्टी के भीतर, विचारधारा के मद्देनजर, सरकार के भीतर चलाने को लेकर। सरकार का जिक्र इसलिए क्योंकि बीते 4 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है और सरकार यहां पर कैसे चल रही है, ये नजारा भी अब खुलकर नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील जाने से पहले लोकसभा का भार राजनाथ सिंह तो राज्यसभा का भार अरुण जेटली के जिम्मे सौंप गए। लेकिन यह सवाल अनसुलझा रह गया कि सरकार में नंबर 2 है कौन? यह सवाल इसलिए उभरा क्योंकि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में एनडीए सरकार के मंत्रियों के बुरे हाल हो गए। सरकार के भीतर किसी मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो संसद से इतर इस दौर में मंत्रियों की अलग से बैठक बुला ले। यानी संसद के भीतर जो हंगामे होते हैं वो हंगामे ना हो, या सरकार की एक राय हो जाए
इस पर कम से कम एक निर्णय लेने के लिए बैठक बुला ली जाए। मसलन वेद प्रताप वैदिक पर ही सरकार का रुख क्या हो, इस पर पहले से चिंतन हो जाए। दरअसल सरकार के सामने मुश्किल यह थी कि बैठक बुलाए कौन, और बैठक बुलाने पर अगर कोई नहीं आए तो फिर बुलाने वाले की तो फजीयत हो गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी सरकार की दूसरी धुरी थे। अटल उदारवादी चेहरा थे तो आडवाणी हिंदू सोच वाले नेता। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ही सरकार के चेहरा भी हैं और दिल और दिमाग भी। उन्हें ही संघ का एजेंडा भी देखना है और सरकार के कामकाज की चाबी भी सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। इसलिए नरेंद्र मोदी की कमी इस सरकार को फौरन सताने लगती है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। सरकार सुनेगी, जवाब नहीं देगी। डिस्कशन के नाम पर आप खुद अपनी बात कह लीजिए। तो सरकार इस रूप में चल रही है। हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं है इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के नक्शे पर डंका पीट रहे हैं और पहली बार नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या ब्राजील में। in shaping the global discourse on growth and development. This includes shaping the post-2015 development agenda to keep the central focus on tackling poverty. We must seek urgent reforms of global institutions of governance like the UN Security Council and international financial institutions. तो मतलब बहुत साफ है, दुनिया को किस रास्ते पर चलना है इसको लेकर मोदी दुनिया के भविष्य की इंकित करना चाहते हैं अभी से अपनी परिस्थितियों को लेकर ब्राजील में। जाहिर है इंतजार हर किसी को 30 सितंबर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात होगी, लेकिन फिर बात वही है, देश के भीतर स्थिति कैसे संभलेगी, क्योंकि अब की बार नारे तो यहाँ लगते थे, मोदी सरकार भी आ गई, लेकिन इन सब के बीच चलते चलते बात दिल्ली की करनी होगी। दिल्ली में जोड़ तोड़ मची है सरकार बनाने को लेकर। कोई कह रहा है 20 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं, कोई कह रहा है ये झूठ है, जो कह रहा है वही लापता है। पोस्टर भी है, बात भी है, गीत भी है, संगीत भी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में विचार करेंगे। बॉल जो है एलजी की कोर्ट में है, एलजी स्टैट्यूटरी हेड हैं, हर संभव प्रयास करके पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लंबे समय से अपने देख रही है, कांग्रेस के विधायक कुछ टूट रहे हैं। अरे कांग्रेस अपनी चिंता करेगी, केजरीवाल साहब अपनी चिंता करें। करने वाली है, करेंगे। ये सब करने से काम नहीं चलने वाला। अगर करना चाहते हैं तो करके दिखाएं।